Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and welcome back to my channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम यूनिट सेकंड. ओके, यूनिट सेकंड में हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए थे जिसमें हमने ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को डिटेल में कवर किया था और इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आज के इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ चैप्टर का ही बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे कि हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशंस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. मतलब एट प्रेजेंट अगर 7 कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ पे जिस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, क्या पास्ट में मीन्स 200 या 250 मिलियन ईयर्स पहले भी वो क्या उसी पोजीशन पे लाई करते थे. ये चीज़ें हम कवर करेंगे. इसमें हम डिफरेंट जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करेंगे जिसमें इसमें बहुत सारी थेरीज आती हैं. ठीक है, आज की इस क्लास में जो हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी. इसी को हम कवर करेंगे आज. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक ब्रीफ मीनिंग बता देती हूँ, क्योंकि कंसेप्ट जो दिया गया है उसी से आप इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के रिलेटेड बात कर रहा है अल्फ्रेड वेगनर. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कॉन्टिनेंट्स की. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं. एक ह्यूज लैंड मास को हम कहते हैं क्या? कॉन्टिनेंट. किसको? ह्यूज लैंड मास को. ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा लैंड मास जो है उसको हम कॉन्टिनेंट कहेंगे. जैसे हमारा एशिया जो है बहुत बड़ा लैंड मास है, ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट है. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है. अगर हम कॉन्टिनेंट की एट प्रेजेंट बात करें तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. और हमारे यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे 5 ओशन से एट प्रेजेंट. वो 5 ओशंस कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो इन्हीं ओशंस की, इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात करती है. अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स ये ड्रिफ्ट किए हुए. ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूवमेंट. आपको ये चीज़ समझनी है कि ड्रिफ्ट यहाँ पे क्या चीज़ है? मूवमेंट. तो अल्फ्रेड वेगनर का ये मानना है कि जो आज 7 कॉन्टिनेंट्स जिस पोजीशन पे हैं वो आज यहाँ पे मूव किए हुए, मतलब वो 250 मिलियन ईयर्स पहले उनकी आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट होती गई आज जिस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं वो मूव करके यहाँ पे पहुँचे हुए. तो वो चीज़ें मैं आपको पूरा मैप के थ्रू, उसके बाद पूरा मतलब जो इमेजेस के थ्रू मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे इसने कहा कि जो है इनकी मूवमेंट हुई है. मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि क्या लैंड मासेस भी मूव कर सकते हैं, क्या इनकी मूवमेंट हुई होगी. ये चीज़ हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ें हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर. ओके, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना एरिया कॉन्टिनेंट्स ने कवर किया हुआ है और कितना एरिया जो है वो ओशंस ने कवर किया हुआ है. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स ने ओनली 29% एरिया जो है वो कवर किया हुआ है और जो ओशंस हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उन्होंने 71% एरिया कवर किया हुआ है. वैसे भी माना जाता है, आज देखिए, आज क्लाइमेट चेंज को लेके मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आज हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे. बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब देखिए, फ्लड इतने आ रहे हैं, हर चीज़ मतलब यहाँ पे हो रही है. तो कहने का मतलब कि एक टाइम पे ये जो 71% एरिया जो ओशन से कवर किया हुआ है, ये जो 29% जो कॉन्टिनेंट्स से कवर किया हुआ, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इन ओशंस के अंदर डूब जाएंगे एक टाइम में.
ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। ठीक, अब जो अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्सेप्ट था, अल्फ्रेड वेगनर ने ये चीज़ कही कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं जो एट प्रेजेंट ये जिस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, मतलब जो हम मैप पे देखते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे है, साउथ अमेरिका जो है, एशिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, जिस पोजीशन पे वो लाई कर रहे हैं वो मतलब वही पोजीशन उनकी पहले नहीं हुआ करती थी। मतलब अगर हमारा एशिया आज नदर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है, तो पहले टाइम पे एशिया हमारा यहाँ पे नहीं था, ये ड्रिफ्ट हुआ हुआ लैंड मास तभी आज वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो ये चीज़ें अल्फ्रेड वेगनर ने इन चीज़ों को प्रूफ भी किया हुआ है। पहले तो उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया, अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस किया, जब उसको इस चीज़ का मतलब प्रूफ मांगा तो उसने वो प्रूफ भी दिया, ऑब्जर्वेशन भी की, हर चीज़ और ये जो थ्योरी है ये साइंटिफिक बेस्ड थ्योरी है, ये आज एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अल्फ्रेड वेगनर ने ये चीज़ कही, इसने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि जो भी ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं जो आज हम जिस मतलब पोजीशन पे देख रहे हैं, इनकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो मतलब चेंज हुई है, वो पहले ऐसे नहीं थे। कहने का मतलब पहले हमारे ओशंस जो वाटर बॉडीज जो हैं, जो हमारे लैंड मासेस, जो कॉन्टिनेंट्स जो हैं, वो इस पोजीशन पे लाई नहीं कर रहे थे जिस पोजीशन पे वो आज लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है बच्चे कि अगर ऐसा है तो मतलब पास्ट में मतलब हमारे 200 मिलियन ईयर्स पहले इन लैंड मासेस की, इन 7 कॉन्टिनेंट्स की, इन 5 ओशंस की पोजीशन क्या रही होगी। ठीक है, मतलब पहले अगर ये चीज़ मानी गई है कि आज जहाँ पे हमारे लैंड मासेस लाई कर रहे हैं पहले यहाँ पे नहीं थे, तो कहने का मतलब कि पास्ट में ये कहाँ पे थे, ये चीज़ कवर करेंगे एक। दूसरा ये कि अगर इनकी पोजीशन चेंज हुई है, ये ड्रिफ्ट किए हैं, ये मूव किए हैं, तो वो क्यों किए हैं, कैसे किए हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि इतना बड़ा लैंड मास जो है वो क्यों मूव किया होगा और कैसे किया होगा। यही चीज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ने जो है वो बताई है। ठीक है, अब इसी को हम कवर करेंगे। अब देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है अब यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इस थ्योरी में हम क्या चीज़ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जैसे अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, कॉन्टिनेंट कहते हैं ह्यूज लैंड मास को, ड्रिफ्ट हम कहते हैं मूवमेंट को। क्लियर। उसके बाद देखिए अल्फ्रेड वेगनर का ये मानना है कि जो हमारी अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन जो हमारा एस शेप का है, आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी भी। ठीक है, जो एस शेप का हमारा अटलांटिक ओशन है, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इस ओशन की जो कोस्टलाइन बाउंड्री है, जिसमें हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्ट मतलब कोस्ट लाइन बाउंड्री आती है, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री आती है, यूरोप की वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री आती है, साउथ अफ्रीका की भी हमारी कौन सी आती है, वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री आती है। तो ये जो शेप है, इस शेप को लेके उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे। मतलब वो कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ सरप्राइज करती है कि मतलब इनकी जो सिमेट्री है, मतलब जो ओशन है, ओशन की अगर दोनों साइड अगर हम उसकी कोस्ट को देखें तो एक जैसी इसकी मतलब शेप है, एक जैसी शेप है। ऐसा लगता है कि हाँ ये ब्रेक डाउन हुई है, ये टूटा है, टूट के ही ये इससे अलग हुआ है। जैसे कोई चीज़ है, अगर हम उस चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तोड़ते ब्रेक करते हैं, तो वापस अगर हम उस चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाती है। यही चीज़ इसने अटलांटिक ओशन की जो कोस्टलाइन बाउंड्री है उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व की। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ के बारे में सोचा और उन्होंने भी कहा कि हाँ यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारा अमेरिका है, जो हमारा यूरोप है, जो हमारा अफ्रीका है, इसमें इसकी जो कोस्टलाइन बाउंड्री है उसमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो ये जो सिमिलरिटी है यही प्रूफ करती है कि जो हमारे ये जो लैंड मासेस है ये पहले एक साथ इकट्ठे हुआ करते थे, मतलब एक ही लैंड मास हुआ करता था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि यही चीज़ें प्रूव करती है कि जो हमारे आज 7 लैंड मासेस हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, वो पहले एक दूसरे के साथ जॉइन थे।
ठीक है, पहले एक दूसरे के साथ क्या थे, जॉइन थे। ये चीजें इसने प्रूफ की हुई है अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। और जैसे मतलब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मतलब एक साइंस की हिस्ट्री में सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था अब्राहम ऑर्टिलियस ने, ठीक है। अब्राहम ऑर्टिलियस ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक मतलब मैप मेकर थे, इन्होंने एक मैप बनाया था, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि इस कॉन्टिनेंट्स जो है ये पहले जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ जॉइन थे। ये इनकी ब्रेकडाउन हुई है, ब्रेकडाउन हो के ये ड्रिफ्ट किए हैं, मूव किए हैं। और इब्राहिम ऑर्टिलियस ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 1596 में दिया था, ठीक है। इन्होंने जस्ट सिर्फ एक यही बात बताई थी कि मतलब इन्होंने ये सिमिलरिटी को एक्सेप्ट किया था, लेकिन इन्होंने डिटेल में ऑब्जर्वेशंस विद प्रूफ ये चीज़ें नहीं बताई थी। उसके बाद जो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, हाँ ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 225 मिलियन ईयर्स पहले हमारे लैंड मासेस ऐसे थे। ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अभी आप ये इस नाम को थोड़ा स्किप कर दो, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि देखिए ये हमारा आ गया साउथ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका, ये हमारा इंटायर यूरेशिया है। देखिए यूरोप और एशिया पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे ना, उसको यूरेशिया कहते थे। ये हमारा पूरा यूरेशिया है। ये हमारा अंटार्कटिका है। और हमारा इंडिया देखो, हमारा इंडिया कहाँ पे था, हमारा इंडिया यहाँ पे था, ठीक। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और जो इसमें जो मदागास्कर आइलैंड है वो यहाँ पे, ये देखिए ये छोटा सा है मदागास्कर आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे। तो ये मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई थी कि हाँ ये पहले एक दूसरे के साथ जॉइन थे, तो जॉइन इस तरह से थे। अब आपको क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, अब्राहम ऑर्टिलियस के बाद एक और कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो दिया था एंटोनियो पेलिग्रिनी, ठीक है। एंटोनियो पेलिग्रिनी ने एक मैप ड्रा किया था जिसमें उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके बताया था, और ये बताया था कि हाँ ये पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अमेरिकाज मतलब जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और जो हमारा यूरोप और साउथ अफ्रीका है, इनको उन्होंने एक मैप बनाया था। उस मैप पे इन्होंने बताया था कि हाँ ये मतलब जुड़े हुए थे। अगर आज भी आप मतलब 250 मिलियन ईयर्स पहले का मैप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ जॉइन थे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बाद अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये चीज़ आप थोड़ा माइंड में रखेंगे, ठीक है। मीन्स अल्फ्रेड वेगनर से पहले भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर बात की गई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर मतलब आइडियाज़ आपने दिए थे, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर का जो कंसेप्ट है, इन्होंने हर चीज़ को प्रूफ भी किया था, ठीक है। अब अल्फ्रेड वेगनर का जो कंसेप्ट था, अल्फ्रेड वेगनर खुद क्या थे, एक जर्मन मेट्रियोलॉजिस्ट थे। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये कोई ज्योमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं थे, कोई जियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये मेट्रियोलॉजिस्ट थे। यू नो मेट्रियोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं, जो वेदर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, वेदर की स्टडी करते हैं, उनको हम मेट्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर जो थे, ये एक मेट्रियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट दिया था 1912 में, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने अपना कॉन्सेप्ट कब दिया था, 1912 में, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्लियर। अब इस थ्योरी में उन्होंने जो बात की थी, थ्योरी में जो उन्होंने अपने मतलब कॉन्सेप्ट जो बताए थे, वो ये थे कि जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात की थी, ठीक है। मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे पहले थे पास्ट में, और आज कहाँ कहाँ पे हैं, ड्रिफ्ट हुई है तो वो क्यों हुई है, ये सारी चीज़ें अल्फ्रेड वेगनर ने कवर की थी, ठीक। अब अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इन्होंने कहा कि जो भी आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो पहले एक ही सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। मतलब एक बहुत बड़ा लैंड मास था, एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था, और उसके सराउंडिंग में, उसके पूरे सराउंडिंग एरिया में एक बहुत बड़ा ओशन था, जिसको मेगा ओशन इन्होंने कहा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे ये सपोज कर लो, ये हमारा क्या है कि लैंड मास है, ठीक है। ये क्या है, ये लैंड मास है। इसका ये जो सराउंडिंग एरिया है, ये सराउंडिंग एरिया में पूरा का पूरा क्या है,
वाटर बॉडीज हैं, मतलब ये पूरा एक ओशन है। तो इन्होंने इसको कहा कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल मास है और ये जो है हमारा इसके सराउंडिंग एरिया में ये मेगा ओशन है। कौन सा ओशन है? मेगा हो गया बहुत बड़ा ओशन, ठीक है, ये मेगा ओशन है। अब इन्होंने इस ओशन और कॉन्टिनेंट को नाम भी दिया हुआ है। देखिए, कॉन्टिनेंट के लिए इन्होंने कहा कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा, एक कॉन्टिनेंटल मास था, उसको इन्होंने कहा पंजिया। उसका नाम इन्होंने क्या कहा? पंजिया, जिसका मतलब क्या है? ऑल द अर्थ, ठीक है, ऑल द लैंड मासेस। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो एक सिंगल कॉन्टिनेंट बताया था कि पास्ट में एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पंजिया, ठीक। उसके बाद जो वाटर बॉडी थी, उस वाटर बॉडी का भी इन्होंने नाम दिया, जिसको इन्होंने मेगा ओशन कहा, और उसमें इन्होंने कहा कि उसको क्या कहा? इन्होंने पैंथालसा, ठीक है। कहने का मतलब कि जो हमारा लैंड मास था पास्ट में, उसको इन्होंने पंजिया कहा, एक ही लैंड मास हुआ करता था और एक ही वाटर बॉडी हुआ करती थी, जिसको इन्होंने पैंथालसा कहा। इसका मतलब है ऑल द वाटर, ठीक। अब इन्होंने कहा कि 200 मिलियन ईयर्स पहले जो थी, ये एक जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया है, इसकी ब्रेकडाउन हुई थी। ये स्प्लिट हुआ था 2 पार्ट्स में, ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था। तो 250 मिलियन ईयर्स पहले, ये चीज़ आप याद रखेंगे, 250 मिलियन ईयर्स पहले क्या था? एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पंजिया। और उसके 50 मिलियन ईयर्स के बाद, मीन्स 200 मिलियन ईयर्स में, वो पंजिया जो था उसकी ब्रेकडाउन हुई, वो टूट गया और टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये सपोज करो ये पंजिया है, तो पंजिया 250 मिलियन ईयर्स पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, बट 200 मिलियन ईयर्स पहले इसकी ब्रेकडाउन हो गई। ब्रेकडाउन होगी, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। एक अपर पार्ट नॉर्दर्न वाली साइड था और लोअर पार्ट जो था वो सदर्न हेमिस्फीयर वाली साइड था, ठीक। अब इसने उन 2 पार्ट्स को भी नाम दिया। इन्होंने कहा कि जो पंजिया ब्रेक हुआ था पहले 2 पार्ट्स में, जो अपर पार्ट था उसको इन्होंने कहा लॉरेशिया, और जो लोअर जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट था उसको इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड, ठीक है। मतलब लॉरेशिया उनका नॉर्दर्न कंपोनेंट में आ गया, ठीक है, और गोंडवाना जो था वो सदर्न कंपोनेंट में आ गया। क्लियर? अब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के लिए इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट है, इनकी भी कंटिन्यू आगे ब्रेकडाउन होती गई स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में, और आज 7 कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। मतलब जो आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो इन लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड से ही टूट के बने हुए हैं, ठीक। अब ये चीज़ मैं आपको जब मैप पे बताऊंगी तब आपको वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये चीज़ें जो हैं, जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि 200 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट की ब्रेकडाउन हुई थी जिसका नाम पंजिया था, 2 में डिवाइड हुआ, अपर पार्ट को लॉरेशिया कहा, लोअर पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा, ठीक। और इन्होंने कहा कि जब ये चीज़ इन्होंने कही, आइडिया को एक्सप्रेस किया, तो इनसे पूछा गया कि ये कैसे, मतलब आप कह सकते हो कि एक ही कॉन्टिनेंट था, इसकी ब्रेकडाउन हुई, ये टूटा कैसे है? इसकी ब्रेकडाउन हुई है तो कैसे हुई है? फिर ये अगर आज 7 कॉन्टिनेंट्स है तो ये कैसे बने हैं? इस चीज़ को इन्होंने फिर प्रूफ भी किया, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेके। उन एविडेंसेस में कुछ को क्रिटिसाइज किया गया था, कुछ को एक्सेप्ट किया गया था। वही एविडेंसेस कुछ हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए ये जो है, पहले मैंने आपको एक सेकंड में आपको पिछला मैप जो है वो बता देती हूँ। ये देखिए, ये है पंजिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे 25 मिलियन है, मीन्स 250 मिलियन ईयर्स पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका इन्होंने नाम क्या दिया? पंजिया। ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो पंजिया है इसकी हुई ब्रेकडाउन, देखिए ये हुआ ब्रेक हो गई। जो अपर पार्ट था इसको लॉरेशिया कह दिया, लोअर पार्ट को गोंडवाना लैंड कह दिया। ये जो पूरा पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और ये जो है ऊपर, ठीक है, ये किसका पार्ट है? लॉरेशिया का पार्ट है। और आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि लॉरेशिया में आज के कौन कौन से लैंड मासेस आते हैं। वो हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वो हमारा आता है यूरोप, आता है एशिया, आता है, ठीक। और ये हमारे जो है, ये हमारे लॉरेशिया का पार्ट है। और लोअर जो हमारा गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के आज प्रेजेंट में कौन कौन से लैंड मासेस हैं? साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अफ्रीका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन इंडिया में सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि माउंटेन्स बाद में बने, प्लेन्स बाद में बने, ठीक है। एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये चीज़ें हैं।
और इन्होंने कहा कि जब इनकी ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, पंजिया की जब ब्रेकडाउन हुई तो इसके बीच में एक वाटर बॉडी आ गई। मतलब अगर ये लैंड मास है, सपोज करते हैं ये टूट गया दो में, ठीक है, दो में टूट के इसके सराउंडिंग में क्या था, वाटर था यहाँ पे, तो टूटा तो वो वाटर इधर तो आएगा ना, ठीक है। और इन्होंने कहा कि इन दोनों के सेंटर में एक वाटर बॉडी आती है, उसको इन्होंने कहा टेथसीज, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, टेथसीज। ये चीज भी आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, ये देखिए, ये पहले पंजिया था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है ये। उसके बाद इसकी ब्रेकडाउन हुई, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और इसके बीच में जो वाटर बॉडी है इसको इन्होंने क्या कहा, टेथसी, अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक। उसके बाद इसकी कंटिन्यूसली क्या होती गई, ब्रेकडाउन होती गई, ठीक है। ब्रेकडाउन होते ही देखिए नॉर्थ अमेरिका, ये यूरेशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। इंडिया देखिए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पहुंच के ड्रिफ्ट कर रहे, मूव कर रहे। तो एट प्रेजेंट का जो मैप है वो आप ये देखेंगे, ये देखिए हमारा इंडिया का मैप। तो इंडिया का जो मतलब आज 7 कॉन्टिनेंट्स है, इनकी मूवमेंट हुई हुई है, ये पहले एक हुआ करते थे, ठीक। ये मैप आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद जो इन्होंने एविडेंसेस दिए थे उसमें कुछ एविडेंसेस आप करेंगे, वो कुछ एविडेंसेस कौन कौन से हैं वो चीज़ आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो एविडेंसेस था, मतलब जो ऑब्जर्वेशन जब इन्होंने स्टार्ट की, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये की, इन्होंने कॉन्टिनेंट्स को मैच किया एक दूसरे के साथ, ठीक। जब इन्होंने कॉन्टिनेंट्स को मैच किया, इन्होंने देखा कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं अगर हम इनको वापस फिर से जोड़ दें तो एक दूसरे में फिट आ जाते हैं, जिसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया जिग्सा फिट का, ठीक। जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की तो इनसे पूछा गया कि मतलब हम अगर यूरोप को नॉर्थ अमेरिका के बीच में अगर फिट करेंगे तो वो तो फिट नहीं आता है, हाँ साउथ अमेरिका को साउथ अफ्रीका के बीच में फिट करें तो वो आ जाता है, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इनका हो गया था रिजेक्ट, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉक की मतलब जो रॉक्स हैं, एंशियंट रॉक्स, उनके फॉसिल्स को स्टडी किया, ठीक। ब्राज़ील की जो कोस्ट है, और जो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे, जो ब्राज़ील की कोस्ट है और जो हमारे वेस्टर्न अफ्रीका जो है इसकी जो कोस्ट है, इन्होंने कहा कि इन दोनों की कोस्ट पे सेम एज की रॉक्स जो है वो पाई गई हैं, सेम एज की रॉक्स देखने को मिली। इन्होंने फॉसिल्स को स्टडी किया, इससे ये प्रूफ होता है कि ये पहले इकट्ठे जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद इन्होंने एक और एविडेंस मतलब एक और ऑब्जर्वेशन की, उसमें इन्होंने बताया कि जो फ्लोरा और फौना है, मीन्स हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं जो कि गोंडवाना लैंड में है, ठीक है। मीन्स हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, इसमें जो फॉसिल्स इन्होंने स्टडी किए एनिमल्स के और प्लांट्स के, उनमें उनको सिमिलरिटीज देखने को मिली, सेम एज के फॉसिल्स देखने को मिले। इससे ये प्रूफ होता है कि ये पहले एक साथ इकट्ठे रहे होंगे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जिग्सा फिट जो है ये मतलब कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जो मतलब हमारे एनिमल्स हैं वो अगर उन्होंने मतलब देखा कि जो अभी मैं आपको ये मैप पे भी बताऊंगी कि इतने बड़े बीच में ओशन है, तो क्या सेम एज के मतलब सेम फॉसिल्स एनिमल के एक कोस्ट पे भी वही है, दूसरी कोस्ट पे भी वही सेम एनिमल्स है, तो एनिमल्स तो इतने बड़े ओशन को क्रॉस करके नहीं ना जा सकते। इससे इनकी थ्योरी को राइट प्रूफ किया था, ठीक है। अब फॉसिल्स इन्होंने जो प्लांट्स के जैसे ग्लोसोपेट्सिस, ठीक है, और एनिमल की जैसे मेसोसोरस, ठीक है, लिस्ट्रोसोरस इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा कि गोंडवाना लैंड के मोस्टली मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे ये एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आप एक चीज़ देखेंगे, ये आपका आता है जिग्सा फिट का कॉन्सेप्ट। देखिए जिग्सा फिट में देखिए साउथ अमेरिका को इन्होंने किसके बीच में फिट किया है, अफ्रीका के बीच में हो गया फिट। देखिए हमारा जो अरेबियन पेनिनसुला है वो इसके बीच में फिट आ गया, इंडिया हमारा यहाँ पे, अंटार्कटिका यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने कहा कि सारे लैंड मासेस तो फिट नहीं ना आते, इसलिए इस जिग्सा फिट को क्रिटिसाइज किया था, रिजेक्ट किया था। तो जिग्सा फिट का मतलब समझ में आया कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के बीच में फिट आ जाते, कहने का मतलब ये पहले जुड़े हुए होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि जो इन्होंने फॉसिल्स को स्टडी किया था, फ्लोरा और फाना, वो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, साइनोगेनेथिस ये जो एनिमल है, ठीक है,
जो लैंड रेप्टाइल है ये साउथ अमेरिका के ईस्ट रीजन में भी देखने को मिला, साउथ अफ्रीका के ईस्ट रीजन में भी देखने को मिला। तो ये इसका ये प्रूफ होता है कि ये पहले एक साथ एक इकट्ठे रहे होंगे, ज्वाइन हुए होंगे, लैंड मासेस एक ही होंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है, ये एनिमल उस ओशन को क्रॉस करके यहाँ पे तो नहीं ना जा सकता। उसके बाद इन्होंने देखिए बहुत सारे यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोसोपेट्रिस, देखिए आप यहाँ पे ये प्लांट है, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका के ईस्ट रीजन में है, साउथ अफ्रीका के ईस्ट रीजन में है, इंडिया के ईस्ट रीजन में, ठीक है, अंटार्कटिका के ईस्ट रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट रीजन में यहाँ पे फॉसिल्स इसके देखने को मिले। तो ये चीज़ प्रूफ होती है कि ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। उसी तरह लाइस्ट्रोसोरस जो था एनिमल, वो देखिए आप अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका के ईस्ट रीजन में पाया गया, ठीक। फॉसिल्स जो मीसोसोरस जो था देखिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका के इस रीजन में देखने को मिला। तो ये चीज़ प्रूफ करती है कि हाँ ये पहले कॉन्टिनेंट्स एक ही हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा, उसके बाद एक और था कि इन्होंने ग्लेशियल फॉसिल्स को भी स्टडी किया। देखिए ग्लेशियल फॉसिल्स क्या है, ग्लेशियल फॉसिल्स में इन्होंने बताया कि जो हमारे मतलब गोंडवाना लैंड के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वहाँ पे पहले ग्लेशियर्स हुआ करते थे। और ऐसा भी नहीं कि अगर इंडिया के साउथ में, साउथ अमेरिका के साउदर्न टिप पे, साउथ अफ्रीका के साउदर्न टिप पे ग्लेशियर्स हैं, तो ये भी प्रूफ करते कि हाँ ये पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था, ये जॉइन थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये भी अभी मैं आपको मैप के ऊपर बताऊंगी। और इसके अलावा इन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी किया, जिसमें इन्होंने ये चीज़ बताई कि बहुत सारे जो मतलब हमारे लार्ज ओशंस हैं, उन लार्ज ओशंस की कोस्ट पे अगर देखा जाए तो सेम क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ ये जो है ये हमारे लैंड मासेस एक दूसरे से अलग हुए हुए हैं, पहले ये एक ही हुआ करते थे। मतलब सेम क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो उनको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिली, ठीक है। ये इनके कुछ एविडेंसेस थे। इसमें एक जो था वो मैंने आपको बताया कि वो क्रिटिसाइज किया गया था जिग्सा फिट का कॉन्सेप्ट। अब जब इन्होंने ये चीज़ें प्रूफ कर दी कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, ये टूटे हैं, तो इनसे ये पूछा गया कि ठीक है कि अगर लैंडमास की ब्रेकडाउन हुई है, वो 7 कॉन्टिनेंट्स जो प्रेजेंट आज हैं ये टूट के ही बने हैं एक ही कॉन्टिनेंट से, तो ये मूव कैसे किए हैं, इनकी ड्रिफ्टिंग के पीछे क्या मतलब चीज़ है, रीज़न बताओ। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ फोर्सेस को बताया कि ड्रिफ्टिंग जो हुई है वो कुछ फोर्सेस की वजह से हुई है। मतलब इन लैंड मासेस की मूवमेंट के पीछे कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। वो 2 फोर्सेस उन्होंने बताई थी, एक आती है पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरी आती है टाइडल फोर्स, ठीक है। देखिए पोल फ्लिंग फोर्स किसे कहते हैं, पहले आप ये चीज़ समझेंगे अच्छे से। पोल फ्लिंग फोर्स हम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सपोज करते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी है अर्थ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। ये हमारी सपोज करते हैं क्योंकि हमारी अर्थ इस तरह से है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पोल फ्लिंग फोर्स है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, रोटेशन के टाइम ये फोर्स जनरेट होती है पोल फ्लिंग फोर्स, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, ठीक है। जब अर्थ रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, जो मतलब अंदर की चीज़ें होती हैं उनको बाहर की ओर लेके जाती है, इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी को कहते हैं। अंदर से चीज़ें जो होती हैं वो बाहर की ओर जब मतलब एक फोर्स जो होती है उनको मतलब खींच के लेके जाते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो पोल फ्लिंग फोर्स मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से ये लैंड मास मूव की। जब हमारी अर्थ रोटेट करती थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे जनरेट होती थी, उस फोर्स से इन लैंड मासेस को मूव करवाया है डिफरेंट डायरेक्शन में, ये चीज़ इन्होंने कही थी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इनका रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कोई भी इतना बड़ा लैंड मास मूव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेकंड जो दी थी वो दी थी टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है कि जब हमारी अर्थ जब रोटेट करती है, अर्थ का अपना एक सैटेलाइट है मून, है ना, और इधर आपको पता है कि सन है, तो जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो सन की भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ पे लगती है, मून की भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ पे लगती है, मीन्स दोनों अर्थ को अपनी ओर खींचते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे ओशंस के अंदर टाइड्स जनरेट होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। ओशंस के अंदर जो टाइड्स जनरेट होती हैं
उसी फोर्स को हम टाइडल फोर्स कहते हैं। मतलब सन और मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ को अपनी ओर खींचती है। खींचने से क्या होता है कि ओशन का वाटर स्क्वीज करता है, उससे ओशन के अंदर टाइड्स आती हैं। तो अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि ये जो टाइडल फोर्स है इसकी वजह से हमारे जो लैंड मासेस हैं, जब सन भी अर्थ को अपनी ओर खींचता है, मून भी खींचता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, तो उससे ये हमारे लैंड मासेस मूव किए, ड्रिफ्ट किए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी मतलब क्रिटिसाइज कर दिया गया था। इसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया था वो ये चीज़ आप देखेंगे। देखिए, अगर टाइडल फोर्स इतने बड़े लैंड मास को मूव करवा सकती है तो ये ओशन के वाटर को ऊपर भी तो उठा सकती है। क्या आपने कभी ये चीज़ देखी? मतलब आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ओशन का वाटर जो होता है वो कभी भी ऊपर नहीं उठता है, वो हमेशा स्क्वीज होता है। मतलब ऐसे कभी ऊपर नहीं उठता हुआ आपने देखा होगा। वो सुनामी अलग केस है जिसमें आपने देखा होगा। मोस्टली ओशन का जो वाटर होता है वो स्क्वीज करता है इस तरह से, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। तो अगर ओशन के वाटर को ये फोर्स नहीं ऊपर उठा सकती तो इतने बड़े लैंडमास को ये कैसे मूव करवाया होगा इस फोर्स ने। ये चीज़ जो थी, ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो इन्होंने बताई थी, ये इनको क्रिटिसाइज कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है कि जो पोल फ्लिंग फोर्स है वो रिलेट हमारी किससे करती है, अर्थ के रोटेशन से, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब जनरेट होती है उससे, जो इन्होंने बताया। और टाइडल फोर्स किससे, सन और मून की जब अट्रैक्शन होती है अर्थ की ओर, उससे ओशन के अंदर जो टाइड्स आती हैं। इन्होंने कहा कि लैंड मासेस को भी उन्होंने मूव करवाया। इस चीज़ को मतलब ये जो क्रिटिसिज्म है, कुछ वीक पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की गई लेकिन कुछ वीक पॉइंट, उन वीक पॉइंट को मतलब ख़त्म करने के लिए और न्यू कॉन्सेप्ट आए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए, ये जो है ये आपका होल जो भी उन्होंने एविडेंसेस दिए थे फॉसिल्स को लेके। देखिए कोल स्वेम्स जो है यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका के इस रीजन में यहाँ पे आपको कोल स्वेम्स देखने को मिले। ये पूरा रीजन देखिए, तो कहने का मतलब कि ये पहले फिर एक रहे होंगे तभी इस रीजन में सेम फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक। उसके बाद साल्ट डिपॉजिट देखिए यहाँ पे अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। डेजर्ट सैंड देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये उसके बाद ये जो अभी मैंने आपको ग्लेशियल फॉसिल्स के लिए ही मैंने ये इमेज रखी थी, ये आपको ग्लेशियल फॉसिल दिखाती हूँ। ग्लेशियल फॉसिल्स देखिए आप साउथ अमेरिका की टिप पे, साउथ अफ्रीका की टिप पे, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपको पूरा वाइट पोर्शन जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये हमारा मतलब पूरे के पूरे यहाँ पे पहले टाइम पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे। तो इसका मतलब कि पहले एक साथ जॉइन थे तभी यहाँ पे ग्लेशियर्स के फॉसिल्स देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये जो ग्रीन है ये पूरा ट्रॉपिक रीजन आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है। इस तरह से इन्होंने मतलब एविडेंसेस कुछ ही मैंने आपको करवाए हैं जो आपके सिलेबस में है, बाकी इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस जो थे वो दिए थे, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को राइट प्रूफ करने के लिए दी थी, ठीक है। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये जो इन्होंने फोर्सेस को लेके बात की, इन्होंने कहा जैसे ये मैंने आपको बताया पंजिया था, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे पंजिया था, ब्रेकडाउन हुई 2 मेन रशिया गोंडवाना लैंड में, उनकी कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन होती गई, ब्रेकडाउन भी होती गई। ये जो एरो आप देख रहे हो ये इनकी ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इंडिया देखिए हमारा, इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, इंडिया हमारा यहाँ पे था, इसमें देखिए यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे, और इंडिया हमारा मूव करते करते जाके अटैच हो गया एशिया के साथ क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि इनकी मूवमेंट के पीछे क्या रीज़न है। देखिए इनकी मूवमेंट के पीछे रीज़न है, हमारी अर्थ के इंटीरियर में नीचे सरफेस पे प्लेट्स हैं। क्या है? प्लेट्स। वो जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स मूव करती है, उन्हीं प्लेट्स के ऊपर ये ओशंस और लैंड मासेस टिके हुए। वो प्लेट जब मूव करती है, खिसकती है, उसी के साथ ये हमारे लैंड मासेस भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट थ्योरी में करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। ओके, थैंक यू सो मच।